सर मेरा नाम साक्षी द्विवेदी है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से बिलोंग करती हूँ। सर मेरी स्कूल शिक्षा मेरी होम डिस्ट्रिक्ट में हुई है। देन सर उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी कंप्लीट किया है साइंस से। देन सर उसके बाद मैंने बीएड कंप्लीट किया है सर। और सर मैं 6 साल से मैरिड हूँ और यस सर। ओके। तो आपके मार्क्स जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये सिक्सटीज में हैं ज्यादातर उसमें, और आप यूपी बोर्ड से हैं। तो क्या यस ऐसा है कि यूपी बोर्ड में मार्क्स मार्किंग का क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिंजेंट है? सर ये तो मैं अपने मार्क्स की बात करूं सर तो मैंने जितनी मेहनत की थी उस हिसाब से मुझे उसका परिणाम मिला है। हाँ, 90s में 2000 में लगभग मार्क्स थोड़े कम दिए जाते थे सर। तो अब जब से इसका जो सिलेबस से चेंज हुआ है यूपी बोर्ड का, उसका जो बर्डन है वो काफी कम किया गया है। जो उसकी वजह से अब मार्क्स थोड़ा हाई मिलते हैं बच्चों को सर। ओके, तो यूपी बोर्ड में आपको लगता है कि उस जमाने में जो टॉपर्स थे उनको नाइन्टीज में मिलते थे, या वो भी अराउंड एटीज सेवेंटीज में ही रहते थे? नहीं सर, वो मतलब उनको मिलते थे ऐसा नहीं है सर, उनको भी 90s मार्क्स मिलते थे। लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही अच्छे रहते होंगे पढ़ने में, तो उनको मिलता होगा। तो इस हिसाब से जो कहते हैं जो रटंत प्रणाली है यूपी बोर्ड में पहले ही थी। लेकिन एनईपी की वजह से अब वो थोड़ा सा उसमें काफी चेंजेस हुए हैं। तो जिसके अंदर रटने की कैपेसिटी थी वो मार्क्स अच्छे पा जाते थे सर। तो अच्छा, तो आपको इसी से एक मेरे को एक और डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं कि आपको लगता है कि एक ही बोर्ड होना चाहिए पूरे देश में सारे बाकी, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहेगी जज करने में भी, और ऊपर एंट्रेंस एग्जाम्स के भी मार्क्स की भी वैल्यू सबको सिमिलरली पता चलेगी? सर जहाँ तक बोर्ड की बात है तो जो हमारा भारत देश है उसमें कई राज्य हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। और अगर सर सिमिलर एक ही बोर्ड होगा और एक ही भाषा होगी तो बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान थोड़ा कम मिल पाएगा। और जरूरी नहीं है सर सारे बच्चों को या इंग्लिश आती हो सारे बच्चों को हिंदी आती हो। तो जो नहीं नहीं, बोर्ड आप डिसाइडेड है वो परफेक्ट है सर। फेयर साक्षी, अभी क्या है कि हम भाषा तो कॉमन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बोर्ड के साथ साथ विभिन्न भाषाएं तो हो सकती हैं, क्योंकि भाषा लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट तो आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इवन इफ सीबीएसई में भी यस हमारे सर। पास बहुत सारी भाषाएं हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी रीजनल लैंग्वेजेस को भी जगह दी गई है उसमें। यस सर, तो जगह तो अगर दी गई अगर रीजनल आपके लैंग्वेज। अगर आपका भाषाओं वाला कंसर्न एड्रेस हो जाए, तो क्या आप उसके बाद आपका व्यू पॉइंट चेंज होता है? नो सर, तब भी मेरा व्यू पॉइंट नहीं चेंज होगा क्योंकि सर जो बोर्ड है उनका अपना अलग क्राइटेरिया होता है। सीबीएसई बोर्ड का अपना अलग पढ़ाने का तरीका और ये सब कुछ अलग होता है। और यूपी बोर्ड का अपना अलग है सर, तो मेरे हिसाब से तो चेंज नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए, ओके। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की। यस सर। उसमें उसमें आपको वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है जो नए शामिल किए गए हैं? सर इसमें जो चेंजेस आए हैं इसमें प्री प्राइमरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और जहाँ तक मैंने अभी बात की थी सर लैंग्वेज को, तो इसमें बच्चों को नहीं, उनके क्षेत्रीय मैं भाषा में। साक्षी, ठीक है साक्षी, मेरा सॉरी सर। प्रश्न है वोकेशनल वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग से मेरा तात्पर्य है स्किलिंग, और जो नॉर्मल करिकुलम वाले सब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा जो ट्रेनिंग है, उसके लिए क्या क्या कौन कौन से स्तर पर प्रावधान किए गए हैं? यस सर। सर इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए क्लास 6 से ही बच्चों को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वो आगे चल के एज अ जॉब या उसमें रुझान कम कर सकें और अपने अपने स्किल को पहचानें और उसको आगे ले जाएं सर। उनको क्लास 6 से ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग और उनकी क्लासेस दी जाएंगी सर। ओके, और टीचर ट्रेनिंग से संबंधित भी कुछ है आया उसमें? यस सर, यस सर आया है लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ आप सर। रिकॉल, आया तो ठीक है है सर। ठीक है। साक्षी, आपने ईपीएफओ का एग्जाम देने का फैसला क्यों किया, और ईपीएफओ के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? तो ईपीएफओ के बारे में ऑनेस्टली मुझे नॉलेज नहीं थी पहले। जब इसकी वैकेंसी आई थी तो मुझे इसके बारे में पता चला, तो फिर मैंने लोगों से पूछा और इंटरनेट पे भी इसके बारे में काफी सर्च की। तो सिलेबस देखा उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि ये तो एग्जाम में दे सकती हूँ। और फिर ईपीएफओ के बारे में ये जो सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं जो कि
उनकी ओल्ड एज सिकनेस और उनके मेडिकल बेनिफिट के लिए। तो ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है सर, वन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है सर। ठीक है, आपको नहीं लगता कि 15,000 से नीचे वालों के लिए कंपलसरी है, उससे ज्यादा वालों के लिए यस। ऑप्शनल है, वो चाहें तो कंट्रीब्यूट करें? तो क्या ये इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम के खिलाफ नहीं है कि आप जबरदस्ती उनको मजबूर कर रहे हैं अपनी सैलरी का एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ना चाहते हो कि हम अपनी सैलरी सारी घर लेके जाएं, कंट्रीब्यूट ना करें ईपीएफओ में। तो आप कैसे देखते हैं इसको? सर इसमें ये है कि ईपीएफओ पेंशन के फॉर्म में सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। अगर उनकी सैलरी का कुछ परसेंट वो डिडक्ट करके उनके ओल्ड एज के लिए एक अच्छी सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है सर। क्योंकि अभी वो यंग हैं तो जॉब करके अपनी फैमिली को वेलफेयर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जैसे उनकी जॉब चली गई या फिर वो डिसेबल हो गए या कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो नहीं जाता है, लेकिन तो ठीक है, उसके लिए फेयर उनको इनफ, फेयर इनफ, लेकिन ये क्या अच्छा। इंडिविजुअल चॉइस नहीं होनी चाहिए? इंडिविजुअल डिसाइड करे कि क्या उसे कंट्रीब्यूट करना है या नहीं, इसको कंपलसरी क्यों किया गया आपके ओपिनियन में? सॉरी सर। ओके। ईपीएफओ कितने, ईपीएफओ की थ्रेशोल्ड क्या है, कितने वर्कर्स के ऊपर एक्ट लागू हो जाता है ईपीएफओ का? सर ऐसी कोई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर जहाँ पे 20 या 20 हजार से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे ये अप्लाई होता है सर। ओके। और क्या 20 से कम वाली फैक्ट्रीज और स्टैब्लिशमेंट में भी ईपीएफओ लागू हो सकता है? नो सर, जब 20 हजार एम्प्लॉय रहते हैं तब वहाँ पे ये इनके एक्ट सारे बीस फॉलो होते हजार हैं। पार्डन मी, क्या आप 20,000 बोल रहे हैं? यस सर, 20 हजार। 20,000? नो नो, इट्स 20 ओनली, ये 20 है, द फिगर इज 20। 20 या 20 नो से सर, ज्यादा? 20 या 20 हजार से ज्यादा या 20 तक भी। और जब ये एनरोल्ड हो जाते हैं तब उनकी अगर संख्या कम हो जाती, 20 या 20 से ज्यादा, सॉरी सर, सॉरी सर, जहाँ ओके। पे ओके। 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पे ये इनका रूल्स और रेगुलेशन ईपीएफओ के फॉलो करते हैं। अगर उसके बाद ये कम हो जाते हैं उसके बाद भी ये वहां पे एनरोल्ड रहते हैं सर। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी स्टैब्लिशमेंट में 15 ही कर्मचारी हैं और सब लोग चाहते हैं कि ईपीएफओ ईपीएफएनएमपी एक्ट में एनरोल करें, उनका ओनर भी चाहते हैं, उनके एम्प्लॉयर भी रेडी हैं, तो क्या वो लोग एनरोल कर सकते हैं ईपीएफएनएमपी एक्ट के तहत? सर ईपीएफओ में ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहीं पे ये फॉलो कर सकते हैं सर। तो उससे कम वाले में ऑप्शन है ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है, अगर सब लोग मिलके चाहें तो सर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर। आपको नॉलेज नहीं है, ओके, ठीक है। आपकी हॉबी है म्यूजिक एंड डांसिंग। यस सर। कौन सा फॉर्म ऑफ म्यूजिक, कौन सा फॉर्म ऑफ डांसिंग जो है आप प्रैक्टिस करती हैं? सर मुझे पॉप म्यूजिक सुनना पसंद है, जो कि बॉलीवुड में जो सॉन्ग गाए जाते हैं वो सॉन्ग्स मुझे सुनना पसंद है सर। जो स्लो म्यूजिक होते हैं जहाँ पे म्यूजिक थोड़ा कम होता है और लिरिक्स ज्यादा होती हैं सर, वो उसमें साउंड कम होता है जिसमें सर वो सॉन्ग पसंद है। ओके, फोक म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट नहीं है? नो सर, कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया सर, इस वजह से इंटरेस्ट नहीं है सर। ओके। ओके, तो अपने, आप प्रयागराज से आती हैं, वहाँ के कुछ अगर आपको आइडिया है तो बताइए फोक म्यूजिक के बारे में। सर वहाँ पे एक कजरी है, कजरी जो कि सावन के माह में गाया जाता है, जहाँ पे महिलाएं सावन के माह में झूला झूलते हुए उस गाने को गाती हैं। हर त्योहार में भजन कीर्तन भी होता है सर, वो भी फोक गीत में आता है सर। अच्छा, इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं, अगर आप बता सकती हैं? यस, भरतनाट्यम है, कथक है, और मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ये सारे डांस हैं सर। अच्छा, कथक और कथकली में क्या फर्क है? सर कथक पुरुष द्वारा फिल्माया जाता है, जो कि एक कथा बेस्ड होता है, स्टोरी बेस्ड होता है डांस। और सर कथकली ये डांस एक्टिंग और एक्सप्रेशन के थ्रू इस डांस को किया जाता है, जहाँ पे कलर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सर। कौन से वहाँ पे राज्य में ये नेचुरल प्रैक्टिस किया जाता है, कथकली? सर कथकली तमिलनाडु में सर। श्योर हैं आप?
आई एम नॉट श्योर सर, याद नहीं है। ओके, ठीक है। तो आपने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा ग्रेजुएशन में, यस सर। तो अभी आप उसके टच में हैं या बिल्कुल यू हैव लॉस्ट टच कम्प्लीटली? सर थोड़ा बहुत टच में हूँ मैथ्स के, मैंने टीजीटी की प्रिपरेशन करी थी सर। बाकी उस हिसाब से उतना याद नहीं है सर। 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था सर। ठीक है, ठीक है। मेरा लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा ईपीएफओ के ऊपर ही। यस। ईपीएफओ अपने वर्कर्स को 8.25% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहा है पर एनम। आप इसको कंपेयर करके बताइए दूसरे जितने आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स स्कीम्स और लॉज की जानकारी है उससे, कि ये ज्यादा है या कम है, या इसको आप कैसे देखते हैं? सर जीपीएफ पीपीएफ की बात करें तो वो 7.1% के रेट पे इंटरेस्ट लेती है, और ईपीएफओ 8.25% पे। तो तो ये ज्यादा है आपके हिसाब से, है ना? अ, अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इस पे बहुत जोर डाल दी है कि लड़कियों को साइंस और मैथ्स के लिए प्रोत्साहन किया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा आए इस फील्ड में। आपको पता है इसके बारे में, गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है? नो सर, नो सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपने तो खुद साइंस से डिग्री की, तो आपके में लड़के लड़की का कैसा अनुपात था? अच्छा था, बराबर था, कैसा था? नो सर, काफी कम था। 20% रेशियो था सर, जहाँ से मैंने किया है सर। हम्म। ट्वेंटी तो परसेंट गर्ल्स थी, 80% बॉयज। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चेंज होना चाहिए और लड़कियों को आना चाहिए साइंस और मैथ्स में? यस सर, आना चाहिए। और सर आज के टाइम पे लड़कियां और ज्यादा मैथ्स और साइंस को अपने ग्रेजुएशन में ले रही हैं सर। पहले से ज्यादा इसका रेशियो बढ़ा है सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये नंबर बढ़ कैसे रहा है और आगे भी क्या बढ़ता रहेगा? सर इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स में काफी ज्यादा इसमें योगदान है। और इसमें लड़कियां जैसे कि काफी वुमेन साइंटिस्ट को देख के भी लड़कियां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और इस वजह से सर इसमें रेशियो बढ़ रहा है सर। इसमें सरकार की काफी अच्छी पहल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियां हम्म। आज शिक्षित हो रही हैं, उनके आपने फैमिली उनको पढ़ाने। आपने मेंशन किया कि वुमेन साइंटिस्ट को देख के भी काफी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो आप बताइए मेरे को कुछ अच्छे प्रोमिनेंट वुमेन साइंटिस्ट का नाम, इंडिया या अब्रॉड, कहीं। सर नाम तो मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। मैंने ये न्यूज में भी पढ़ा था कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस हुआ है उसमें 54 जो लेडी थी वो वुमेन साइंटिस्ट थी, उनका योगदान काफी था। उस बेसिस पे मैंने ये कहा था सर। बाकी ओके, नेम सॉरी सर मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं। तो जैसे आप खुद भी साइंस के फील्ड को छोड़कर अब ये सरकारी में एडमिनिस्ट्रेशन वाले फील्ड में आ रही, तो आपको नहीं लगता कि आपको तो बल्कि और इधर रहना चाहिए, साइंस में कुछ करना चाहिए था आगे, ताकि और लोग, लड़कियों को इंस्पिरेशन मिले? जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन सर मुझे अपने आप को इंडिपेंडेंट करना था, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं नहीं कर पाई थी। तो सर उसके बाद मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगी। तो जिसके मैं खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जल्दी करने लगी सर। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा साइड किया सर। अच्छा, ठीक है। आपको कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम का पता है जिससे कि लोग स्वरोजगार प्राप्त कर सकें? ये सर ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना उनके। और सर रोजगार के बताइए, लिए इनमें से किसी भी स्कीम का आपको अगर अच्छे से पता है तो बताइए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन उसको अवेल कर सकता है और उसमें क्या, किस टाइप की सहायता मिलती है?
सर, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि 18 साल से ऊपर का है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और उसको 25,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके तहत वो अपने आप को अ, रोजगार खुद को रोजगार बना सके, एम्प्लॉय हो सके सर, बिजनेस स्टार्ट कर सकें सर। और ऐसे काफी योजनाएं चलाई जाए, जैसे विश्वकर्मा योजना के तहत उनको काफी ज्यादा रोजगार उनको बूस्ट किया जा रहा है। और क्या है विश्वकर्मा योजना, बताइए क्या किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं? ये सर उनको इंटर्नशिप के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि जो कारीगर और हस्तकला की जो हुनरबाज थे वो अभी हाल मतलब काफी पिछड़े हुए थे, तो उनको आगे लाने के लिए, उनके हुनर को और आगे बढ़ाने के लिए उनको उसके लिए उनको पैसे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि जिसका इंटरेस्ट रेट 5% है, और उनको 15,000 रुपए, और हर दिन जब उनका ट्रेनिंग चलेगी तो उसके बीच में उन्हें 500-500 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे सर। ओके। अभी न्यूज़ में आपने भी सुना होगा कि अलग अलग राज्यों में एक स्कीम चल रही है जिसमें महिलाओं को कुछ फिक्स इनकम दिया जा रहा है, कुछ सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं 1,000 रुपीज पर मंथ, कहीं पे 1,500 रुपीज पर मंथ। ये आपने भी सुना होगा अलग अलग स्टेट्स में। तो इस तरह की स्कीम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, जिसमें कि सभी, एक राज्य की सभी महिलाओं को एक नियमित अमाउंट मिलता है सरकार से? और सुने आपने लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना? यस, यस यस सर। बताइए। तो सर यस सर, एमपी में ये योजना चलाई गई है, लाडली बहन योजना, जिसके तहत उनको 10,000 कुछ अमाउंट में पैसे दिए जाते हैं। वो आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको दिए जाते हैं, उनकी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि वो इन पैसों से खुद को एम्पावरमेंट, उनके एम्पावरमेंट के लिए उनको दिया जाता है सर, ताकि वो खुद कुछ कर सकें सर। ओके। तो हाँ, आपको नहीं लगता कि पैसे देने की जगह कुछ और सरकार को कोई और तरह की सहायता प्रोवाइड करनी चाहिए थी, या पैसे देना ही ज्यादा अच्छा? नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उनको, महिलाओं को पैसे ना दे करके अगर उनके लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, उनके एजुकेशन को काफी और आगे ले जाया जाए, उनको वो सारी सहूलियतें दी जाए, उनको सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए सबसे अच्छी बात रहेगी कि उनके एजुकेशन जो रेट है महिलाओं का वो अभी भी कम है, उसको काफी आगे ले जाया जाए, पढ़ लिख कर वो खुद कुछ कर सकें सर। ऐसी योजनाएं इनको लानी चाहिए सर। और हैं भी सर, लेकिन मुझे जो कॉल नहीं कर पा रही हूँ इस योजना ठीक है। वोमेन के लिए। क्या महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिलना चाहिए? सर कई जगहों पे तो आरक्षण अभी भी मिल रहा है महिलाओं को, लेकिन ओवरऑल हर फील्ड में आरक्षण मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए सर, क्योंकि हमारे संविधान में भी ये है कि इक्वल, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो अगर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उनको, वो वुमेन को भी और मेन को भी सर। सॉरी सर। ओके। तो कोई बात नहीं। तो आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में भी एक बिल पास हुआ है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33%। वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो 2027 में लागू होगा, लेकिन वो बिल पास हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स है ये? ये सर, हमने महिलाओं को मताधिकार तो दिया था सर राजनीति में, लेकिन अगर उनको राजनीति में अगर उनको 33% का आरक्षण दिया गया है, तो ये उनके सामाजिक स्तर को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा सर, कि वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, और उन महिलाओं को भी प्रेरित करेंगी जिस एरिया में वो एमपी एमएलए जो भी बनती हैं, तो उस महिलाओं को भी, जो महिलाएं उनसे प्रेरित होंगी तो वो भी आगे बढ़ेंगी सर, इससे महिलाओं का एम्पावरमेंट बढ़ेगा सर। ये तो ये अच्छी ओके। पहल है सरकार ठीक द्वारा है। सर। ठीक है। आपका